नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा। तो जैसे हमने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के मेगा पैकेज के ऐलान के बाद अब कमान वित्त मंत्रालय के ऊपर थी और उसकी कमान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभाली है। और आज दूसरी किश्त एक तरह से जारी करने की कोशिश की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आज भी लंबी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो फोकस था वित्त मंत्री का, जो एक तरह से ब्रीफिंग जो हो रही है मेगा पैकेज को कहां कहां सेक्टोरल अलॉटमेंट किया गया है, उसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला एलोकेशन जो सबसे बड़ा कहा जाएगा या फोकस में जिसको कहा जाएगा वो है प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणाएं हुई हैं। दूसरा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी कुछ घोषणाएं की गई है। इसके अलावा जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसको भी थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। और एक बड़ा चंक जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं वो किसानों के लिए की गई हैं। तो आज के 4 फोकस्ड ये एरिया थे। फटाफट से इनमें देख लेते हैं कि किस एरिया में क्या कुछ दिया गया है। मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में आपको बता दें तो सरकार का यह मानना है कि आज जो घोषणाएं की गई हैं उससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाएगा। सरकार का यह मानना है कि सरकार ने वो तमाम उपाय किए हैं जो प्रवासी मजदूर अपने गांव अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं उनको वो जहां पर हैं वहां एक तो उनको रोजगार मिले और दूसरा उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो अगले 2-3 महीने के लिए उनके लिए राशन का इंतजाम, उसमें 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल चने की, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और इसका खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी, राज्यों को दिया जाएगा। राज्य आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर मजदूर हैं, किनको जरूरत है और उसका सरकार जो है वो पूरा खर्चा वहन करेगी। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनके लिए भी फायदे की व्यवस्था की गई है। 5-5 किलो चावल, 1 किलो चना, ये उनको भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। फ्री राशन के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं है अगर मोटा मोटी तौर पर समझे तो। ये बड़े ऐलान प्रवासी मजदूरों के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए घोषणाएं की गई हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं, उनको कर्ज मिले आसानी से। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का यह अनुमान है कि इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाई जाएगी और 1 महीने के भीतर इसे लॉन्च किया। अनुमान यह है कि 10,000 प्रति स्ट्रीट वेंडर फायदा मिलेगा। और हां, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भाई जो डिजिटल पेमेंट करेगा उसको और ज्यादा प्रोत्साहित मिलेगा, उसको इनाम भी मिलेगा, क्योंकि आप एक तरह से डिजिटल पेमेंट के जरिए आप रूल बुक्स में आ जाते हैं गवर्नमेंट की, तो उसको भी एक तरह से आप डिजिटाइजेशन की दिशा में आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी घोषणाएं की गई हैं जिनकी सैलरी 6 लाख से 18 लाख रुपए सालाना है। और वित्त मंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली, ये वो लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन तो हैं लेकिन अभी भी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हाई मिडिल इनकम या कंफर्टेबल जो लाइफस्टाइल में जीते हैं उन लोगों की है। तो बड़ी वनरेबल सिचुएशन में रहने वाले ये लोग हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 2017 में दरअसल ये स्कीम शुरू हो गई थी और इसे अब 2021 तक जारी रखा जाएगा। इसके अलावा भी है अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है। जो शहरी बेघर लोग हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनके लिए एक अच्छी बात ये कही गई है जिसमें प्रवासी मजदूर भी अगर लौट कर आते हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसको लिया गया है। रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे शहरों में ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जहां पर वो सस्ते किराए पर अपना छत एक पा सकें। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात ही किसानों की। तो किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा नाबार्ड से किसानों के लिए 30,000 करोड़ का एक वर्किंग कैपिटल फंड उसको मंजूरी मिली है, नाबार्ड इसे देगा। हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी की जो स्कीम है उसे बढ़ाया गया है और इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 2 महीनों में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसकी बात कही गई है। पिछले 2 महीनों में जो किसानों को लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है उसका भी जिक्र किया गया है। सरकार का ये कहना है कि किसानों के लिए हम चुप नहीं बैठे हैं, अभी मेजर्स नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से किसान उनके फोकस में हैं। और हमने देखा भी कि जो लॉकडाउन के बावजूद अगर कहीं सबसे ज्यादा रियायतें दी गई हैं तो कृषि क्षेत्र के लिए देने की कोशिश की गई थी। तो फोकस में किसान पहले भी थे और अब भी हैं। मार्च अप्रैल में
63 लाख किसानों को कृषि लोन दिया गया है बीते मार्च अप्रैल में। ये एक सरकार ने आज जानकारी दी है। इसके अलावा मदद के लिए, हाथ आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को नकदी का सपोर्ट देने के लिए, उनके क्रेडिट के लिए, उनके कर्ज के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 4200 करोड़ का जो सहयोग है वो राज्यों को मार्च में दिया गया। तो कुल मिला के ये 4-5 जो पहलू हैं, 4-5 जो सेक्टर्स हैं वो आज के लिए था। और ये कहा भी जा रहा था कि एमएसएमई से शुरुआत हुई और आज किसान और मजदूर की बारी थी। और किसान और मजदूरों के जरिए सरकार की ये कोशिश है कि रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि सरकार ऐसे संकेत दे चुकी है और कृषि मंत्रालय की ओर से भी ये संकेत मिले थे कि अब सारा फोकस सरकार का पोस्ट लॉकडाउन वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उबारने पर होगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस आत्मनिर्भरता के नारे के सेंटर में मजदूर जहां है, किसान जहां है, उसके आसपास के उत्पादों को बढ़ावा देना भी शामिल होगा। और इसके लिए आपको उद्योगों का, इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण करना जरूरी होगा, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी होगा। और इसी दिशा में अब कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हम आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, क्या ये तमाम घोषणाएं पर्याप्त हैं? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी, जो कि जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन कुमार, जोनल सेक्रेटरी बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ के। चलिए शुरुआत करते हैं। और कृषि और मजदूर, ये दो आज बड़े फोकस एरिया में रहे। आप फटाफट से कृष्णवीर जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि भाई किसानों के लिए जो सौगातें देने की बात कही गई हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? कृष्णवीर जी, आपका रिएक्शन, वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किए हैं और 20 लाख करोड़ में से जो हिस्सा किसानों को मिल रहा है, क्या वो पर्याप्त है सर? देखिए, जहां तक क्रेडिट का सवाल है, 3 करोड़ किसानों को 4,22,000 करोड़ का ऋण सरकार दे चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड इन 2 महीनों में बनाए हैं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण दिया है। ऐसे परिस्थितियों में जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही हो, उन परिस्थितियों में भी सरकार ने आर्थिक ऋण जो है वो मुहैया किया। विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो फसल की खरीद के लिए जो 6,700 करोड़ रुपया किसानों से गेहूं की खरीदी करे, सारे प्रदेश सरकारों को दिया और उसी पैसे की इसी जो है समय पर जो खरीदी प्रदेश सरकारों ने की है। जहां तक गांव के आधारभूत ढांचे के लिए सरकार ने 4200 करोड़ रुपया दिया है, ये अलग बात है। और मनरेगा के लिए जो 2 करोड़ 33 लाख मजदूरों के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। मेरा इसमें सुझाव ये है कि मनरेगा को कृषि के सीधे खेत के काम से जोड़ा जाए। और दूसरा, जिस तरीके से कोरोना की परिस्थितियों में देश को खाद्यान्न सुरक्षा रही है, ये देश के अन्नदाताओं के खून पसीने की देन है, जिसने गांव में रह के इस देश की जो है खाद्यान्न सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी। सब्जी, फल और दूध सब कुछ मुहैया किया। लेकिन ये भी हकीकत है कि सब्जी और फल खेत में सड़े, दूध शहर तक नहीं पहुंच पाया। किसानों ने बहुत कठिन परिस्थितियां देखी हैं। मेरा एक आग्रह सरकार से ये है, सीधे प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जो किसान सम्मान निधि है, देश के किसानों को आपसे आशा है कि आप उसमें बढ़ोतरी जरूर करेंगे। जिस तरह से नुकसान हुआ है फसलों का, उसकी भरपाई करना एक सबसे उम्मीद है देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी पर कि होगा, क्योंकि जो फसल बीमा कंपनियां हैं वो इसकी भरपाई नहीं कर पाती हैं। मैं आऊंगा सर आपके बाद में, जरा विजय जी के पास फटाफट चलो। आपने 2 महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। आपने एक तो कहा है जो पुरानी मांग रही है कि खेती को मनरेगा के कार्यों से जोड़ा जाए, ये आज की डिमांड नहीं है, बल्कि किसान समाज की, कृषि से जुड़े हुए संगठनों की बहुत पुरानी मांग है। और आज भी कृषि पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में
कृषि पर ऑलरेडी हमारी वर्कफोर्स बहुत डिपेंडेंट है, लगभग 60% वर्कफोर्स हमारी कृषि पर डिपेंडेंट है। अब बाकी सेक्टर्स में अगर जॉब नहीं है तो कृषि पर ही दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आपको थोड़ा और कृषि का दायरा बढ़ाना होगा, या फिर जो बाकी इंडस्ट्री है उसका भी आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा ताकि कृषि पर बोझ ना पड़े। विजय जी, आपका क्या टेक है सर? आज के पैकेज के एलोकेशन से संतुष्ट है या कुछ रह रहा है अभी भी? देखिए, इस पैकेज को दो हिसाब से देखना पड़ेगा। एक तो फाइनेंशियल कंपोनेंट को, जिसकी घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर ने करी है कि किसको हम कितना दे रहे हैं और किस रूप में दे रहे हैं। दूसरा है एक सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि आज जो मजदूर है और जो किसान है, खासकर जो छोटा सीमांत किसान है, आज वो सारे सिस्टम से बाहर है। अगर इस हेल्प के माध्यम से जो सरकार इंसेंटिव दे रही है, जो सपोर्ट दे रही है, जो सहायता देने की कोशिश कर रही है, इसके माध्यम से सारे अगर देश के हर नागरिक को किसी ना किसी रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर जोड़ दिया जाता है, तो आज जो भी सुविधा देना चाहेंगे सीधे उन तक पहुंचेगी। आज समस्या क्या है कि अगर आप लोगों को हेल्प देना भी चाहते हैं, मान लीजिए माइग्रेंट लेबरर है, अब उसको कहाँ जाके दें, उसका पता ही नहीं, उसका लोकेशन नहीं, उसका बैंक अकाउंट नहीं। कहने का मतलब ये है कि आज हालत ये है कि हम अगर उसको 10,000 रुपए देना भी चाहते हैं तो वो बंदा है किधर, कहाँ जाके उसके हाथ में पैसा दिया जाए। तो समस्या मेरी ये है कि जो सरकार ने आज सिस्टम बनाने की बात करी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात जो सरकार ने करी है कि जिस तरह के इनोवेटिव सोचें, जो स्लम्स में वर्कर रहते थे, लो रेंट बेस पे जो हाउसिंग सिस्टम बनेंगे अंडर पीपीपी मॉडल, उससे देश में स्लम्स कम होंगे, उससे ओवरऑल हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और कोरोना जैसी बीमारियों को हम आने वाले समय में और अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। तीसरा, जो किसान जो बाकी सुविधाएं थी उनको सरकार ने एक्सटेंड किया, लेकिन एक मेरा सुझाव है सरकार को, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक सुझाव दे रहा हूं। देखिए, आप एग्रीकल्चर को दो हिस्सों में बांटें। एग्रीकल्चर में एक वो क्रॉप है जैसे व्हीट, राइस है, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, और अगर वो आपने 3 महीने स्टोर कर लिया, उसके बाद भी बेचने गए तो बिक जाता है। बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे सब्जियां हैं, फल है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, जो आप आज स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़ जाएगा। और क्योंकि लॉकडाउन था, बाजार बंद थे, रिटेल शॉप्स बंद थी, आउटलेट्स बंद थे, वो चीजें सड़ गई। उसमें किसान की गलती नहीं थी, बिल्कुल, उसने देश हित में अपने आप को लॉकडाउन में बांध के रखा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एक स्पेशल पैकेज लाना चाहिए उन किसानों के लिए जिनकी फसलें सड़ गई, चाहे वो आम का किसान था, मुर्गी का किसान था, डेयरी का किसान था, जिसका नेट लॉस हुआ है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो जो आर्थिक सहायता है उसके अलावा जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए भी एक अलग पैकेज आना चाहिए। सिर्फ आर्थिक सहायता आने वाले वक्त में देना ही पर्याप्त नहीं होगा, जो अब तक का नुकसान हुआ है। बिल्कुल वाजिब वजह है। पवन जी के पास चलता हूं फटाफट से। पवन जी, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस माइग्रेंट लेबर्स पर भी था, और माइग्रेंट लेबर्स को देखकर हमारे बीच में जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। दिल क्या, ये मैं कहता हूं कि इंसान ही नहीं, पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाली तस्वीरें अगर आई हैं बीते वक्त में, तो वो मजदूरों से, और खास तौर से पलायन करते हुए मजदूरों से आई हैं। क्या आपको लगता है, एक तरफ ये तस्वीरें और एक दूसरी तरफ सरकार का ऐलान, क्या कोई तारतम्य आपको दिखा? क्या, सीधा सवाल मेरा ये कि क्या आज के घोषणा से उन मजदूरों की चिंता, परेशानी कुछ कम हुई होगी? आज सरकार ने जो ये माइग्रेंट लेबर को और कृषि के क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए जो पैकेज दिया है, अभी भाई युद्धवीर जी जो बात कह रहे थे, मैं उनका समर्थन करते हुए इस पैकेज का हम स्वागत कर रहे हैं। किंतु क्योंकि किसानों की चिंता हुई है, वही माइग्रेंट वर्कर को पैसा देने की चिंता हुई है। एक अच्छी बात ये हुई है कि 1 नेशन 1 राशन, एक देश एक राशन कार्ड बनेगा। और माइग्रेंट लेबर के लिए हमने पीछे भी कहा था, एक माइग्रेंट वर्कर का रजिस्टर बनना चाहिए। अगर ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनेगा तो निश्चित रूप से 1 रजिस्टर की ओर देश ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये जो एक आज नई योजना आई, शिशु मुद्रा योजना, छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना आई। सरकार ने कहा 1 साल तक इसके ब्याज का भुगतान भी हम करेंगे, 2% ब्याज पर उनको लोन देंगे। 1 साल के लोन अभी मिलेगा, ब्याज 1 साल बाद लेंगे।
जो गांव शहरों में रहने वाले मजदूर हैं उसके लिए सस्ती कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, सस्ते रेंट पर उनको क्वार्टर दिया जाएगा। इस प्रकार के जो पैकेज की घोषणा आज सरकार ने की है, एक अच्छी स्थिति ये है कि 2,33,00,000 लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है। किंतु मेरा आग्रह क्या रहेगा सरकार से कि आपने 10,000 करोड़ रुपया उस अकाउंट में दिया है। मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपया मनरेगा वर्कर के लिए, जितना बड़ा मनरेगा का रजिस्ट्रेशन है, उस वर्कर के लिए जितनी बड़ी संख्या में मजदूर गांव की ओर जा रहा है, मजबूरी में ही क्यों ना हो, उसके लिए ये राशि कम रहेगी। थोड़ा अगर इस राशि को और बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक बात जो भाई युद्धवीर जी कह रहे थे, मैं भी भारतीय मजदूर संघ में, और आज सरकार ने इस बात को माना भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माफी चाहूंगा पवन जी, आपको रोक रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात बोली। भाई आप सरकार खुद मान रही है इस चीज को कि 2-2.5 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको फायदा होगा, लेकिन सरकार खुद ये मान रही है कि 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं देश में। ऐसे आंकड़े भी आए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इस बात को कहा भी कि 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं। क्या उनके लिए ये राशि पर्याप्त होगी? क्या उनके लिए ये स्टेप्स पर्याप्त होंगे? और दूसरी जो चिंता ये है, जो सबसे बड़ी चिंता उसको लेकर ये है कि सरकार कर्ज के रूप में बहुत बड़े ऐलान कर रही है, इनकी जरूरत भी है, लेकिन ये कर्ज के रूप में अब तक ज्यादा हमारे सामने आया है। जरूरत थी राहत की। राहत और कर्ज में एक बड़ा अंतर है। तो क्या कुछ और उम्मीदें सरकार से लगाई जाएं, या फिर यह माना जाए कि यह कर्ज ही एकमात्र रास्ता है अभी किसानों को और श्रमिकों को उनके संकट से उबारने का? 20 लाख करोड़ के मेगा पैकेज की दूसरी किश्त एक तरह से घोषित हो चुकी है, जारी हो चुकी है। किस सेक्टर में किस तरह का प्रावधान एलोकेशन का किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही है, जिसकी बात हम कर रहे थे। विजय सरदाना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं सवाल को लेकर कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप कर्जा क्यों दे रहे हैं, आप कर्ज के रूप में ये घोषणा अगर कर रहे हैं तो क्या मात्र यही रास्ता है, या अभी कर्जे की नहीं तुरंत राहत की, कैश इन हैंड की जरूरत है, उस पर फोकस होना चाहिए सरकार का? विजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यही जो आज जो ठीक है, विजय जी के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ठीक है विजय जी, आपने मेरा सवाल सुना। मेरा सवाल यही था कि सरकार ने जो घोषणाएं की गई हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में है। क्या कर्ज ही एकमात्र रास्ता है, या जिसकी दरकार है सीधे राहत की, पॉकेट में, खाते में पैसे की, वो कब आएगा? क्या उस पर हम उम्मीद करें कुछ सरकार से? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आज ये है कि जिसको आप देना चाहते हो उस तक पहुंचोगे कैसे। और कर्ज का रास्ता ऐसा है कि जो लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप बैंकों के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से, बाकी माध्यम से आप उन तक दे सकते हो। इसीलिए ये जरूरी है कि जो डिजिटल की बात की जा रही है, वर्कर्स हैं, किसान हैं, वो अपने आप को जोड़ें। आज समस्या इस बात की है कि आप डायरेक्ट पेमेंट देना भी चाहे तो पहुंचाएंगे कैसे, किसको कहां देंगे? और अगर आप वैसे अगर किसी को थैला भर के पैसे दे दे 1000 करोड़ कि जाइए आप मजदूरों में बांट दीजिए, तो आपको पता है कि क्या होगा उस पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि आप देना भी चाहे तो आपके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और इसीलिए जब जनधन अकाउंट की बात कही थी, जब डिजिटलाइजेशन की बात कही जाती है, तो लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। आज लोगों को ये बात समझ में आएगी कि अगर आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो सरकार का फायदा आप तक पहुंचेगा, और अगर आप नहीं जुड़ेंगे, आप सिस्टम से बाहर रहेंगे, तो क्या होगा? ठीक है पवन जी, पवन जी ये सारी श्रमिकों के लिए, पवन जी चलिए, पवन जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। मैं विजय जी के पास ही अब जाना चाहूंगा वापस। तो विजय जी, फिर रोड मैप क्या हो, क्योंकि सरकार ने कहा कि बड़ी मात्रा में जनधन अकाउंट खुले हैं और आधार से खातों को लिंक किया गया है। पहली बार इस नई रिजीम में मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में कई करोड़ जनधन खाते जुड़े हैं। तो सरकार के पास धीरे धीरे डेटा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक कदम उठाने होंगे ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं वो रूल बुक्स में आए। तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए?
विजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तो कुल मिलाकर अभी सवाल कई बाकी हैं। जैसा कि विजय जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अगर सरकार अगर ये मानकर एक बड़ी वृहद योजना लेकर आए भी कि हम चलिए ठीक है, डायरेक्ट कैश की अगर हम बात करें या कैश के रूप में अगर हम सहायता देना चाहते हैं श्रमिकों को, किसानों को, तो एक बहुत बड़ा तबका अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों का, लोगों का, मजदूरों का, किसानों का ऐसा है जिनके खातों की जानकारी, जिनके व्यवसाय की जानकारी, जिनकी एग्जिस्टेंस की जानकारी मैं कहूंगा सरकार को नहीं है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी कि फिर सही आदमी तक पहुंचा कैसे जाए। कृष्णवीर जी इस बारे में ज्यादा बताएंगे। कृष्णवीर जी, एक बड़ी जो समस्या है वो ये है कि भाई किसानों को, हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं भाई, किसानों के सामने लेकिन इस समय लिक्विडिटी की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, उनके सामने चिंता है फसल को बेचने की। अभी बहुत सारा उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, बाजार उनके लिए नहीं है, फसल को बेचेंगे कहां, मजदूर नहीं मिलेंगे और इसका इंपैक्ट अगली बुआई पर पड़ेगा। उसके लिए क्या कुछ किया जाए फिर? देखिए, सबसे पहले तो किसानों का एक तो प्राकृतिक आपदा से नुकसान अभी हो रहा है, मौसम की मार है, बाजार उसको मिला नहीं है, फसल खेत में सड़ रही है। आप ताज्जुब करेंगे कि खीरा, लौकी से लेके तोरी और टिंडा और टमाटर से लेके आम के किसानों की दुर्गति हो चुकी है। 60% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेयरी के दूध के किसानों की ऊपर बहुत भारी दिक्कतें हैं। सिर्फ कर्जा देना समाधान नहीं है। जब तक आप उन्हें सीधे पैसे की मदद सरकार नहीं करेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी की है, आप उसके माध्यम से किसानों को सीधी मदद दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी, बाजार से किसान अभी भी बहुत दूर है। तो इन परिस्थितियों में कर्जे से कुछ बनने वाला नहीं है। या स्थिति ये है कि गेहूं की खरीदी भी एमएसपी पर नहीं हो पा रही है। मंडियों में 1700 रुपए तक किसान गेहूं बेच रहा है। तो एक दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से मुसीबत का मारा हुआ है, लेकिन बचाया भी किसानों ने। इस देश के आज परिस्थितियों में देश के किसानों ने बचाया। मेरा इसमें कहना यह है कि सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई सीधे सीधे उनके खातों में पैसा देकर करनी आज जरूरी है, समय की मांग है। दूसरा, जो ब्याज है ना इस वर्ष का पूरा, वो सरकार को सबसे पहले ये 7% का 4% और 2 महीने की छूट से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सरकार पूरी तरह ब्याज माफ करे और दूसरी बात ये करे कि उनको नुकसान की भरपाई की मदद सरकार करे। ये बात ठीक है, गांव पे दबाव है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर हमको 10-10, 12-12, 15-15 गांव में क्लस्टर डेवलप करने पड़ेंगे। एग्रो प्रोसेसिंग की स्मॉल यूनिट्स को खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम गांव में जो गरीब मजदूर है उसको रोजगार दे पाएंगे। और हमें एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट पर बहुत भारी दबाव करना पड़ेगा। आज हमको ये करना, और उसके लिए एपेडा को, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को सीधे कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ लिंक करना पड़ेगा। हर जिले में क्लस्टर खड़े करने पड़ेंगे, तभी जिंदा रह पाएंगे। आने वाला समय इतना आसान नहीं है। और दुनिया में आज हमारे लिए बाजार है। महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए कृष्ण जी, और बिल्कुल सही बात आपने बोली कि इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज्यादा दबाव अगर कहीं पड़ रहा है तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं, कृष्णवीर जी ने इसको कहा कि जो श्रमिक, जो मजदूर शहरों से पलायन करके जा रहा है वो अंततोगत्वा गांव में जा रहा है। तो अब गांव में उसको रोजगार देना है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था अगर करनी है तो गांव की जो इकोनॉमी है उसको विस्तृत दायरा देना पड़ेगा, जिस पर आज तक सरकारों का ध्यान नहीं रहा। इसलिए दबाव किसानों का गांव पर ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है, उसको एक नए सपोर्ट की जरूरत है। और यह भी एक सत्य है कि कर्ज से शायद अभी दीर्घकालीन समाधान नहीं मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में और खास तौर से कोरोना काल के लिए एक त्वरित समाधान अगर चाहिए तो आपको किसान के, मजदूर के खाते में पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। विजय सरदाना जी आप भी जुड़े हमारे साथ, पवन कुमार आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।